दिल्ली चुनाव परिणाम के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के वादे के साथ 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी किसी महिला विधायक को सरकार का नेतृत्व सौंपने जा रही है? क्या दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? आखिर वो चेहरा किसका होगा जिससे जातीय और सामाजिक समीकरण को साधा जा सके? चूंकि सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी वो प्रभावशाली चेहरा रही जिन्होंने अपने अपने कार्यकाल में दिल्ली में अहम भूमिका निभाई, ऐसे में एक बार फिर दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री विधायकों में से ही होगा। किसी सांसद को सीएम बनाए जाने की संभावना कम है। महिला विधायकों की रेस में सबसे आगे हैं शिखा रॉय, जो ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं। दूसरे नंबर पर रेखा गुप्ता, जो शालीमार बाग से विधायक हैं। अगला नाम पूनम शर्मा का है, ये वजीरपुर से विधायक हैं। और नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान भी इस रेस में शामिल हैं। यानी दिल्ली में इन्हीं महिला विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का अच्छा प्रतिनिधित्व होगा। पार्टी जातीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से डिप्टी सीएम भी बना सकती है। ये जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आई है, इसके बाद हम सुनिश्चित करेंगे कि मोदी जी की एक एक जन कल्याणकारी योजना उसका सैचुरेशन हो, उसकी लास्ट माइल डिलीवरी हो और दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। बीजेपी की 4 महिला विधायक इस बार विधानसभा पहुंची हैं, जिनमें से किसी एक को दिल्ली की कमान सौंपी जा सकती है। दिल्ली में किसी महिला विधायक को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अभी बीजेपी शासित किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ अब पंजाब में है, लेकिन यहां भी हलचल तेज हो चुकी है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टी के विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसे सीक्रेट मीटिंग का नाम दिया गया। इस मीटिंग में पंजाब के 70 विधायकों के साथ केजरीवाल ने सिर्फ 10 मिनट तक बैठक की, जिसमें दिल्ली टू पंजाब बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की गई। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे औपचारिक बैठक कह रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ बीजेपी के निशाने पर हैं, बल्कि उन्हें कांग्रेस के सियासी तेवर का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने बिना वक्त गवाए पंजाब के विधायकों को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई और एकजुटता का मंत्र दिया, जिसे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब में आगे की विकास नीति से जोड़ दिया। कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गांव की हो, चाहे वो व्यापार में हो। दावा किया जा रहा है कि बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी विधायक संगठन को मजबूत करने की ओर ध्यान लगाएं और आगामी चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाएं, जिस पर बयानबाजी भी हो रही है। वो चर्चाएं जो हैं, जो बिल्कुल वेले लोग हैं, जिनको कोई काम नहीं है, जिनके से अपनी पार्टियां संभलती नहीं है, वो चर्चाएं करते हैं। आप लोग उनकी सुन लेते, सब कृपा करके उनकी ना सुना करो। हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए पंजाब, इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं। दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दावे भले ही किए जाए, लेकिन जो सवाल कांग्रेस और बीजेपी उठा रही है, दिल्ली में हार से पंजाब का कनेक्शन खंगाल रही है, उसमें सच की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। दिल्ली में जहां पंजाब के मुख्यमंत्री और विधायकों की बैठक चल रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस की नजर भी इस सियासी हलचल पर बनी हुई थी। कांग्रेस दावा कर रही है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली है, तो बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ते तलाश रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने सांप सीढ़ी के खेल को बीजेपी से जोड़ दिया है। संभावनाओं के इस दौर में पंजाब कांग्रेस बेहद एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क साध रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पंजाब में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। 2 दिन में हलचल मच जानी, ये कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे की घंटी तो है। और इतनी जल्दी उनको मीटिंग बुलाना, तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी टूट जाएंगे।
दिल्ली में बीजेपी सत्ता पर काबिज हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लाकर पंजाब की सत्ता काबिज होने के सपने देख रही है। लेकिन इस हलचल को अखिलेश यादव बीजेपी से जोड़ चुके हैं। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी किसी भी विधायक को खरीद सकती है, बीजेपी किसी भी नेता को जेल भेज सकती है, बीजेपी किसी को भी बदनाम कर सकती है, लेकिन बीजेपी अपने को नहीं देख रही है कि जनता उसे देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। यानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है और इस खेल में शामिल होने के लिए कांग्रेस के साथ बीजेपी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाने के मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एसीबी यानी दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो आप नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार एसीबी की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एसीबी दिल्ली पुलिस को लेटर लिखकर इन नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। जिन नेताओं पर एसीबी कार्रवाई की तैयारी में है, उनमें पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह शामिल हैं। इससे पहले 7 फरवरी को एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर जांच के लिए पहुंच चुकी थी। करीब 1.5 घंटे तक केजरीवाल के घर की जांच की, लीगल नोटिस दिया गया और रवाना हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी उनके विधायकों और कैंडिडेट्स को फोन पर 15-15 करोड़ का ऑफर दे रही है, जिसके बाद एलजीवीके सक्सेना ने जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा था। अब आप नेताओं से एसीबी ने नोटिस में 5 सवाल किए हैं। आरोपों से जुड़ी पोस्ट आपने लिखी या किसी और ने? जिन 16 विधायकों को पैसे के ऑफर किए गए उनकी जानकारी दीजिए। उन फोन नंबर्स की जानकारी दीजिए जिनसे विधायकों को कॉल आए थे। आरोपी से जुड़े सबूत दीजिए ताकि कार्रवाई की जा सके। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए जो झूठे आरोप लगाकर परेशानी खड़ी करते हैं। मुसीबत ये है कि नोटिस का जवाब अगर न दिया तो केजरीवाल पर और दूसरे नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली की ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान जीत का जश्न मनाने की बजाय अब पुलिस से बचते नजर आ रहे हैं। वजह है आरोपी को फरार कराने और क्राइम ब्रांच को धमकाने के आरोप में। पुलिस एफआईआर के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने धमकी दी है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, ये इलाका हमारा है, यहाँ से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। इन धमकियों का पुलिस के एफआईआर में जिक्र है, जिसके बाद 11 संगीन धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है, जबकि मकोका लगाने की तैयारी भी चल रही है। यही वजह है कि जीत का जश्न मनाने की जगह केजरीवाल के विधायक छिपते फिर रहे हैं, जबकि अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। जामिया नगर थाने समेत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की टीम अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के लिए रेड कर रही है। सूत्रों का दावा है कि अमानतुल्लाह खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वो तो हिस्ट्री शूटर है अपने आप ही। अमानतुल्लाह खान तो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है और आपराधिक है और अराजक है और आतंकी है। पुलिस की एफआईआर में अमानतुल्लाह खान पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेहद संगीन है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक जब टीम हत्या की कोशिश के आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची तो अमानतुल्लाह खान ने आरोपी को भगाने में मदद की। इस दौरान उन्होंने पुलिस को भी धमकी दी, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, मैं ऐसी पुलिस और कोर्ट कुछ नहीं मानता, ये इलाका हमारा है, यहाँ से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। हमारी आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए। ये धमकी वाला जिक्र पुलिस की एफआईआर में मौजूद है। इसी के बाद अमानतुल्लाह खान पर 11 संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। यानी शपथ से पहले अमानतुल्लाह खान सलाखों में पहुंच सकते हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने के ऐलान को लेकर अब बवाल मच गया है। मौजूदा विधायक दावा कर रहे हैं कि नाम बदलेगा, तो पूर्व विधायक कह रहे हैं कि मरते दम तक नाम मुस्तफाबाद ही रहेगा। नाम की सियासत और बुलडोजर वाला डर अब इस कदर बढ़ गया कि मुस्तफाबादी जीने मरने की बातें करने लगे हैं। नए विधायक ने नाम बदलने का ऐलान क्या किया कि पूर्व विधायक हाजी यूनुस के पेट में ऐसी मरोड़ उठी कि वो मुकाबले में उतर आए। बड़ा ही देखने को मिल रहा है कि नाम बदलने की आप बात कर रहे हैं। आखिर में क्यों मुस्तफाबाद से इतनी दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं मुस्तफा का भी सम्मान करता हूँ, मैं भोले बाबा के शिव बिहार का भी सम्मान करता हूँ। लेकिन एक और 58% है, एक और 42% है। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि 58% लोगों का सम्मान होना चाहिए, इसलिए विधानसभा का नाम बदलेगा, शिवपुरी या शिव बिहार रखा जाए।
तो वो ईस्ट रावल नगर वार्ड का नाम चाहे वो शिव विहार रखे या शिवपुरी रखे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, जिंदा हूँ, मैं हरचंद मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम नहीं बदलने दूंगा किसी भी कीमत पर। यानी पूर्व और वर्तमान विधायक आमने सामने हैं, लेकिन नाम की राजनीति पर मुस्तफाबाद की जनता क्या सोचती है, जरा उन्हें भी सुना जाना चाहिए। नाम तो बदलना चाहिए, नाम ये बदलना चाहिए कि हम मुस्तफाबाद में 1 लाख वोट है, हमारे यहाँ 160 वोट है। तो नाम को देखो बदलने से कोई फायदा नहीं है, नाम को देखो वही रहना चाहिए जो है, और इससे क्या फायदा मतलब नाम बदलने से? हर कोई सिर्फ बिहार के नाम से जानता था, तो एक यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय किया गया था, आज हमारे विधायक जी उसे सही दिशा पे लेके आ रहे हैं। कोई नाम नहीं बदल सकता, जो मुस्तफाबाद का नाम है मुस्तफाबाद ही रहेगा। नहीं बदलेगा, नाम बदलेगा, हमारे मौलवी विश्वास बदलेंगे, हम उनके साथ हैं, बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। यानी मुस्तफाबाद की जनता अपने अपने गुट का समर्थन कर रही है। जहां मुस्लिम पक्ष नाम बदलने का विरोध कर रहा है, तो हिंदू समाज मोहन बिष्ट के ऐलान से बेहद खुश नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि दिल्ली में योगी मॉडल पर अमल की शुरुआत कब होती है। यूं तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वार आम बात है, लेकिन कुशीनगर में मदनी मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने की घटना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। सपा के 18 प्रतिनिधियों का डेलीगेशन कुशीनगर पहुंच गया है और जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनके परिजनों से मुलाकात कर रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक चंद दिन पहले की है जब योगी फोर्स का बुलडोजर एक्शन हुआ और मदनी मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर वार और बढ़ते बवाल की बानगी है दूसरी तस्वीर, जहां आज समाजवादी पार्टी के नेता मरहम लेकर मौके पर पहुंच गए। अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंची ये टीम पीड़ितों से बात करने के बाद पूरी रिपोर्ट सपा मुखिया को सौंपेगी। यानी बुलडोजर वार ने सियासी रंग ले लिया। जहां कहीं भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जहां कहीं अवैध अतिक्रमण तोड़ा जाएगा, समाजवादी पार्टी के तो पेट में दर्द स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाता है। और अब उनको यहां दिखाई पड़ रहा है कि एक वोट बैंक है, वोट बैंक सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है। दरअसल मदनी मस्जिद को 3 नोटिस के बाद भी मस्जिद पक्षकारों ने जवाब नहीं दिया था और 8 फरवरी तक हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था, लेकिन स्टे खत्म होते ही 10 फरवरी को फिर से बुलडोजर एक्शन तेज हो गया। अधिकारियों की टीम और पुलिस ने इस दौरान फिर मस्जिद का सर्वे ऑपरेशन चलाया, जिसमें देखा गया कि मस्जिद में कोई व्यक्ति या सामान तो नहीं है, जिसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया और अवैध हिस्से को ढहा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां वो AI समिट में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ की और बताया कि कैसे AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से भारत को भी फायदा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटरों को इंसानों जैसा सोचने और काम करने में सक्षम बनाने की तकनीक है। ये कंप्यूटर विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जिसकी खूबियों को जानने और समझने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में समिट का आयोजन किया गया है। कई देशों के लीडर पहुंचे हैं और पीएम मोदी भी इस समिट के जरिए हिंदुस्तान का दम दिखा रहे हैं। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. पीएम मोदी भारत को AI का हब बनाना चाहते हैं। इसे भारत के लिए संकट मोचक यानी हनुमान माना जा रहा है, जो हर समस्याओं को सुलझाएगा। मोदी जानते हैं कि आने वाला वक्त AI का है, इसलिए वो भारत को इसका अगुवा बनाना चाहते हैं। India would be happy to host the next summit. दरअसल अमेरिका और चीन AI क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेडिकल क्षेत्र में देहदान एक बड़ी बात मानी जाती है और इसमें ट्रेनिंग कर रहे डॉक्टर्स को इंसानों के शरीर को समझने और रिसर्च करने में बड़ी मदद भी मिलती है। ऐसे में देहदान को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब अपना शरीर दान करने वालों को सरकार राजकीय सम्मान देगी और जो व्यक्ति अंगदान या देहदान करेगा, मध्य प्रदेश सरकार उसका आयुष्मान कार्ड बनवाएगी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। मानव अंगों पर रिसर्च की जरूरत को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने यह फैसला किया है, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। एक देहदान करने से 9 डॉक्टर उस पर काम करके तैयार होते हैं और कई प्रकार की चीजों को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए देहदान
जो जिस परिवार से व्यक्ति के किया जाएगा, सरकार के स्तर पर हम उसको राजकीय सम्मान दे करके ये सरकार का ये भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पर भारत में मौत के बाद शव का धार्मिक मान्यता के हिसाब से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देहदान शब्द काफी चर्चा में रहा। कई बड़े नेता भी देहदान कर चुके हैं। मेडिकल के छात्र शव पर रिसर्च और प्रैक्टिस करके काफी कुछ सीखते हैं। बिहार में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टियों के नेता पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जब दरभंगा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एक अनोखे अंदाज में किया। मौका था बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल शामिल हुए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनका जिस तरह से स्वागत किया वो चर्चा का विषय बन गया। जैसे ही दिलीप जायसवाल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनके लिए तुलादान की तैयारी कर रखी थी, जिसके लिए सिक्कों से भरी 5 टोकरियां तैयार थी। उसके बाद तराजू के एक पलड़े पर दिलीप जायसवाल बैठे, जबकि दूसरे पलड़े पर सिक्कों से भरी टोकरियों को रखा गया और उनके वजन के बराबर सिक्कों से उन्हें तौला गया। इस तौल में 1 रुपए के करीब 25,000 सिक्के लगे। उसके साथ ही दिलीप जायसवाल को कार्यकर्ताओं ने शक्ति का प्रतीक गदा भी भेंट किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आरजेडी और लालू यादव पर निशाना साधा और मोदी की गारंटी की तारीफ की। नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के अलावा किसी का गारंटी जनता के लिए, मतदाता के लिए अब कोई मायने नहीं रखता है। दरअसल इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुट गई। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों के मुताबिक इस साल कम बर्फबारी होने की वजह से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई हैं। जिसकी जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सेना के अधिकारी पाकिस्तान की हर चाल पर नजर रख रहे हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया। खबर है कि पाकिस्तान 100 से ज्यादा आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है। 9 फरवरी नौशेरा से एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया था। 30 और 31 जनवरी को भी 2 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 8 फरवरी को राजौरी और पुंछ में घुसपैठ की कोशिश हुई थी। सूत्रों की माने तो डोडा और किश्तवाड़ में 10 से 15 आतंकी मौजूद हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही पहाड़ी इलाकों से लेकर जमीनी इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानकारों का कहना है कि इस साल कम बर्फबारी के कारण घुसपैठ का खतरा कई गुना बढ़ गया। आतंकियों के पारंपरिक घुसपैठ रूट्स पर बर्फ कम होने से घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस साल कम बर्फबारी जो है वो काफी ज्यादा कम हुई है। ऐसे में कई सारे जो ट्रेडिशनल रूट, जो पासिस हैं आतंकियों की घुसपैठ के लिए, वो यहाँ पर पूरी तरह से खुल चुके हैं। ऐसे में जो सुरक्षा बल हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सामने आ चुका है, क्योंकि बर्फबारी ना पड़ने की वजह से पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई हैं। इसी को देखते हुए भारतीय सेना और बीएसएफ ने एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक गश्त तेज कर दी। डोडा किश्तवाड़ सभी इलाकों में सेना के जवान मुस्तैद हैं। भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान देश की रक्षा के लिए अड़े हुए हैं। भारत की तरफ आंख उठाने वाले आतंकी सोच ले अगर भारत में घुसने की कोशिश की तो ये जवान उन्हें जन्नत पहुंचा देंगे। मुंबई में एक और अग्निकांड आज देखने को मिला। यहाँ ओशिवारा के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये देखिए, आग की हाहाकारी लपटों ने पूरे मार्केट को अपने आगोश में ले रखा है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। आग की लपटें इतनी तेज है कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आग लगने के बाद विनाशकारी लपटें और धुआं निकल रहा है। धुएं का गुबार और आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले रखा है। सिर्फ चीख पुकार और सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। इस भयानक अग्निकांड का असर कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फिर आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू हुई। आग लगने की यह घटना अंधेरी वेस्ट के ओशिवारा फर्नीचर मार्केट में हुई। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इसमें डॉक्टर की लापरवाही ने 11 लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। मामला संत कबीर नगर जिले का है, जहां गलत ऑपरेशन करने से मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। अब पीड़ितों ने प्रशासन से शिकायत की है, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल संत कबीर नगर जिले के कोतवाली क्षेत्र के
कुछ लोगों को आंखों की रोशनी कम होने पर इलाज के लिए अग्रवाल नेत्रालय अस्पताल पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने मोतियाबिंद बताया। फिर इसे अस्पताल में 11 लोगों का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज गांव लौटे और आंख खोली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आरोप है कि गलत ऑपरेशन की वजह से आंखों की रोशनी गई है। हम आए थे इनको दिखाने, तो बोले मोतियाबिंद है, तो 2 दिन के बाद ऑपरेशन करती है मोतियाबिंद। अब पूरी आंख खराब हो गई, सब बोलते इन्फेक्शन हो गया है। अब पीड़ित लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत डीएम से की। मरीजों ने आरोप लगाया है कि आंख का ऑपरेशन होने के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक साथ 11 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की घटना से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अब सभी मरीज इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं। शिकायत के बाद भी डॉक्टर ने मरीजों को अपने हाल पर छोड़ दिया। एक ऐसी पदयात्रा जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। ऐसे महापुरुष जिनको देखने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते थे। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में हजारों की भीड़ रहती थी। लेकिन अब ये पदयात्रा बंद कर दी गई है। पदयात्रा बंद होने के पीछे एक वजह लोगों का विरोध प्रदर्शन भी माना जा रहा है। वो विरोध जो उनकी पदयात्रा के रास्ते में कॉलोनी के निवासियों ने किया था। यात्रा सोसाइटी ने कोई बंद नहीं कराई। सिर्फ लोगों का यहाँ जो विरोध था वो ये था कि जो उनके भक्तों के द्वारा ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं उससे लेकर था। जब से पदयात्रा को लेकर विवाद शुरू हुआ है तब से एनआरआई कॉलोनी के लोगों के टारगेट पर आ चुके हैं। इस पूरे विवाद पर कॉलोनी वासियों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस प्रकरण को बड़े गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। यात्रा के समय पे जो कुछ आवाजें, ढोल नगाड़े, वाद्य वृंद बहुत तेजी से बजते थे, उसकी वजह से यहाँ लोगों को तकलीफ होती थी। भले ही प्रेमानंद महाराज की तरफ से ऐलान किया गया है कि पदयात्रा बंद कर दी जाएगी, लेकिन पिछले 3 दिनों से कुछ मिनट के लिए प्रेमानंद महाराज के दर्शन लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन अब रूट बदल दिया गया है। पहले पदयात्रा रात 2 बजे निकलती थी, अब सुबह 4 बजे कुछ ही मिनटों के लिए होती है। पहले 2 किलोमीटर की पदयात्रा होती थी, लेकिन अब प्रेमानंद महाराज दूसरे रूट से कार से होते हुए जाते हैं और आश्रम के कुछ मीटर पहले ही बस पदयात्रा कर रहे हैं। पहले पदयात्रा में आतिशबाजी होती थी, अब उसे बंद कर दिया गया है। पहले भजन कीर्तन होता था, अब ढोल नगाड़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन श्रद्धालुओं को अभी भी इंतजार है महाराज की पदयात्रा पहले जैसी निकले। संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पदयात्रा के विरोध में अब कुछ संत प्रेमानंद महाराज का समर्थन भी कर रहे हैं और इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध करने वालों पर तंज कसा है। अब संत प्रेमानंद महाराज से पदयात्रा फिर से शुरू करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने यात्रा का विरोध कर रहे लोगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि जो उनकी पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वो मनुष्य हो ही नहीं सकते। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ मुखिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बाबा प्रेमानंद महाराज से पदयात्रा जारी रखने की अपील की और कहा जिसे पदयात्रा से दिक्कत है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाएं। बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोध करने वालों की ठठरी बांधने की बात भी कही। पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठठरी बांध है। फिलहाल महाराज प्रेमानंद की पदयात्रा बंद है, लेकिन उनके भक्त उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से वृंदावन में पहले की तरह भक्तिमय माहौल हो जाए। हिंदुत्व की अलख जगाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लव जिहाद के खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। साजिशन पहचान छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने वालों से बचने का मंत्र भी दे रहे हैं और इसी दौरान उनका सबसे लेटेस्ट बयान काफी चर्चा में है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू बेटियों को जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रही है, जिससे हिंदू बच्चियों को बचाना है। ना तो हमें नेता बनना है, न भैया हमें वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हमारे हिंदुओं की बेटियां दूसरे मजहबियों के चक्कर में न पड़ जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कई दफा आह्वान कर चुके हैं। जिस भी मंच पर होते हैं सनातन का प्रचार करते हैं और पैसे के चक्कर में धर्म परिवर्तन ना हो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा
हिंदू धर्म के साथ जुड़ा रहे, पर अर्थ के चक्कर में हलीउल्लाह वालों के मजहब को स्वीकार न कर ले। बागेश्वर वाले बाबा सनातनी झंडा बुलंद करने के लिए पदयात्रा भी कर चुके हैं और लव जिहाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुके हैं। ऐसे में उन्होंने जिस तरह हिंदू बेटियों के लिए संदेश दिया है वो बेहद खास है। मध्य प्रदेश में मौलानाओं को अब निकाह में डीजे कबूल नहीं है। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान अब शरिया कानून के हिसाब से चलेंगे? क्योंकि भोपाल में मौलाना ने मुसलमानों को शरीयत के हिसाब से चलने की बात कही है। दरअसल एमपी के मौलाना में हुई मौलानाओं की बैठक में फतवा जारी किया गया कि मुस्लिम शादियों में अब ना तो बैंड बाजा बजेगा और ना ही डीजे पर फरमाइश का गाना। इस्लाम की कथित ठेकेदारों ने डीजे को हराम बताते हुए फरमान सुनाया है कि डीजे बजा तो निकाह नहीं होगा। एमपी के मौलाना में डीजे के खिलाफ फतवा जारी हुआ तो भोपाल में मौलानाओं ने शरीयत के हिसाब से ही चलने की बात कह दी। डीजे बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। नहीं बजना चाहिए? नहीं बजना चाहिए। क्यों नहीं बजना? इसलिए कि इस्लाम और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। तो डीजे वालों का क्या होगा? तो डीजे वाले अपना व्यापार बदल लेना। हाँ। बदल सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी है। शरीयत चलेगी? शरीयत से ही चलेगा। तो सुना आपने मौलाना जी का बयान। उन्होंने मुसलमानों को शरीयत के हिसाब से चलने की नसीहत दे डाली। यानी अब जो मुस्लिम डीजे वाले हैं उन्हें अपना काम भी बदलना होगा क्योंकि ये काम शरीयत में हराम है। मौलाना के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी शरीयत के हिसाब से चलने की हामी भरी और निकाह में डीजे बैन के फैसले को सही बताया। मुस्लिम धर्म में बजने ही नहीं चाहिए। अच्छा, डीजे वालों का क्या होगा? आज का नया जमाना है, वो अपना बिजनेस नया कर लेना, कोई और कुछ और काम ढूंढ लेना। वो इस्लाम में हराम है तो हराम है। महिलाओं ने भी डीजे का काम करने वाले लोगों को बिजनेस बदलने की सलाह दे डाली और मुसलमानों को शरीयत के हिसाब से चलना होगा। यानी भोपाल के डीजे वाले बाबू डीजे मत बजाना क्योंकि अब हिंदुस्तान के मुसलमान शरीयत के हिसाब से चलेंगे। महाकुंभ के दुश्मनों को योगी ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। राजनीति के लिए महाकुंभ का दुष्प्रचार करने वालों पर योगी ने आज जोरदार प्रहार किया। उन्हें भारत और सनातन विरोधी बताया और इसीलिए आज अभी आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने सनातनियों का जिक्र कर दिया। अखिलेश यादव ने तंज किया कि जिनसे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा वो विकसित भारत कैसे बनाएंगे। यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते। करीब 45 करोड़ लोग जिस अस्थायी शहर में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुके हैं, उस महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करना कई नेताओं की शक्ल बन चुका है। अब ऐसे ही महाकुंभ विरोधियों को सीएम योगी ने आईना दिखाया है। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। योगी ने दुष्प्रचार करने वालों को सिर्फ सनातन विरोधी ही नहीं बताया बल्कि जिंदगी भर वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोगी भी करार दिया। यानी शब्द बाणों से विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। योगी का ये इशारा उन नेताओं की तरफ है जो लगातार महाकुंभ को लेकर नेगेटिव ट्वीट करते रहे हैं। अब नाम लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे ट्वीट और बयान आपने देखे और सुने होंगे जिनका जिक्र अभी सीएम योगी अपने बयान में कर रहे थे। यानी योगी ने महाकुंभ के दुश्मनों को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 30वें दिन भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां देखने को मिली। वहीं कल माघ पूर्णिमा के महास्नान को देखते हुए खुद योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पूरी तरह से तैयार है और नई ट्रैफिक एडवाइजरी भी यहां लागू कर दी गई है। कल महास्नान से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अब जरा श्रद्धालुओं के इस भीड़ को देखिए जो अभी से महाकुंभ में जनसैलाब की तस्दीक कर रही है। कल माघ पूर्णिमा की पवित्र स्नान से पहले योगी फोर्स भी पूरी तरह से तैयार दिख रही है और इन तैयारियों पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं बढ़ती भीड़ को देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जिसके तहत कल तक के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन व्यवस्था लागू कर दी गई है और सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। दूसरी किसी भी गाड़ी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
तो वहीं पूरे प्रयागराज शहर में आज शाम 5 बजे से नो व्हीकल जोन लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत कल्पवासियों के वाहनों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। महाकुंभ में कल तक श्रद्धालुओं का जनसैलाब और भी बढ़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए योगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। जैसे जैसे महाकुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, प्रयागराज में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और कल इसी वक्त हमने महाकुंभ में चतुर्भुज जाम की खबर आपको दिखाई थी, जिसका असर ये हुआ कि महाकुंभ में जाम पर सीएम के तेवर अब सख्त हो गए। योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक समस्या को लेकर अफसरों के साथ बैठक की और 28 वरिष्ठ अफसरों को ट्रैफिक मैनेज करने के लिए सड़क पर उतरने के आदेश भी दे दिए, जबकि ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार 2 बड़े अफसरों को सस्पेंड करने की वार्निंग भी दी गई। कहा गया कि अगर ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पाया तो सस्पेंशन के लिए तैयार रहे। योगी का ये एंग्री अवतार देख अफसरों ने फौरन सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। फिर चाहे प्रयागराज के कमिश्नर हो, एडीजी हो या फिर दूसरे अफसर, सब सड़क पर उतर गए। योगी के आदेश के बाद अफसरों में दहशत का आलम ये दिखा कि सुपर कॉप अजय पाल शर्मा को भी सड़क पर उतार दिया गया, जो ड्रोन से शहर का ट्रैफिक देखते नजर आए तो सड़क पर उतरकर खुद ट्रैफिक मैनेज किया। इसी तरह प्रयागराज के कमिश्नर और मेला कमिश्नर भी सड़क पर नजर आए, तो ये भी योगी के आदेश का ही असर है। हमारे लिए ट्रैफिक जरूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। हालांकि अफसरों के ये बयान योगी के उस फटकार के बाद आए जिसमें सस्पेंस की सीधी वार्निंग थी। यही वजह है कि स्पेशल 28 ने महाकुंभ में मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि महाकुंभ का मौजूदा आलम यह है कि बेतहाशा भीड़ से ट्रैफिक लोड काफी बढ़ गया है। इन तस्वीरों में आप जहां तक देखेंगे बस श्रद्धा का सैलाब नजर आएगा, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, योगी ने इसीलिए ट्रैफिक न रोकने, शटल बसों की संख्या बढ़ाने और 28 वरिष्ठ अफसरों की ट्रैफिक में ड्यूटी लगाई है। यानी अब भी ट्रैफिक मैनेज न हुआ तो अफसरों को कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते रहे। माघी पूर्णिमा से पहले योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद क्या बदलाव दिखाई पड़ा? जाम और सुविधाओं के नाम पर क्या कुछ बदला है? क्या कहती है महाकुंभ की ग्राउंड रिपोर्ट? चलिए देखते हैं और समझते हैं कि अब इंतजाम कैसे है। अब से कुछ घंटों बाद संगम पर माघ पूर्णिमा का स्नान शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में क्या बदलाव देखा, खुद सुन लीजिए। आज सुबह पहुंचे और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया, अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे किया योगी जी ने। मतलब जितना भी फैसिलिटीज है, जितना क्राउड को एक हैंडल करने के लिए जो भी चीजें चाहिए। यानी महाकुंभ में योगी की सुविधाओं की जय जयकार हो रही है। हालांकि क्यों न हो, ना तो स्नान में कोई दिक्कत, ना घाट तक पहुंचने में परेशानी। यहाँ पर पुलिस के जो इंतजाम किए गए हैं उनकी तस्वीरें देखिए। जो लोग भी यहाँ पर हैं, पुलिस उनको गाइड कर रही है, ये बता रही है कि आप ज्यादा देर तक एक जगह न रुके। मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद वीआईपी कल्चर को बंद कर सभी पुलिस पब्लिक के लिए खोल दिए गए थे। हालांकि माघ पूर्णिमा से पहले वीआईपी कल्चर फिर जिंदा दिखाई पड़ रहा है। पीपा का पुल है जो पार करके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो आश्रम बने हुए हैं साधु संतों के, वहां आप जा सकते हैं। लेकिन वीआईपी कल्चर अभी भी जारी है और यहाँ पर आम लोगों के लिए ये बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें, तो सामने का जो पीपा का पुल है वहाँ से भीड़ आगे जा रही है। आम पब्लिक भी वीआईपी कल्चर से परेशान है और श्रद्धालु भी। हम लोग इधर साधु संतों को ढूंढते आए थे, वो लोग बताए कि उस साइड पे है, हम लोग उधर अभी जाने वाले हैं। कल 12 किलोमीटर से आए इधर तक। अभी हम लोग उधर 12 किलोमीटर से चलते आए 2-3 घंटा। अभी इधर आके पहुंचे सुबह सुबह, तो अच्छा रुकने के लिए भी जगह बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने। यानी श्रद्धालु योगी सरकार की तारीफ तो जमकर कर रहे हैं, लेकिन माघ पूर्णिमा से पहले वीआईपी कल्चर की झलक चिंता की लकीर बढ़ा रही है। बहरहाल इंतजाम और दावों में कितना फर्क है आप तस्वीरों में समझ चुके होंगे। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु आस्था के पथ पर पड़ने वाली दूसरी धार्मिक नगरियों का भी रुख कर रहे हैं, जिसके चलते काशी से लेकर अयोध्या तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आस्था के पथ पर बस श्रद्धालुओं के हुजूम नजर आ रहे हैं। 144 साल बाद शुभ संयोग और संगम पर पावन डुबकी के बाद लोग आस्था के दूसरे पथ तलाश रहे हैं। जो जिस रास्तों से घर लौट रहा है वो उन्हीं रास्तों में पड़ने वाले मंदिरों का रुख कर रहा है। जरा ये 5 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का हाल देखिए, जहाँ की गलियां श्रद्धालुओं के सैलाब से भरी हैं। आस्था की ऐसी भीड़ कि बाबा विश्वनाथ के धाम में 2 ही चीजें गुंजायमान है। एक तरफ हर हर महादेव और दूसरी तरफ आगे बढ़ते रहो, जबकि गंगा घाट पर आरती के वक्त भी ऐसी ही भीड़ उमड़ रही है। कुछ यही हाल मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम का है, जहां मंदिरों में भक्तों की लंबी लाइनें लगी हैं।
तो अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को पहुंचना लगातार जारी है। रामनगरी में ऐसा जनसैलाब तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी नहीं आया था, जैसा महाकुंभ शुरू होने के बाद आया। हर गली मोहल्ले श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। कुछ इसी तरह मिर्जापुर में भी जाम का आलम है, क्योंकि मां विंध्यवासिनी के धाम के साथ ये जगह महाकुंभ के रास्ते पर पड़ती है। महाकुंभ को जाने वाले जिस चतुर्भुज जाम की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ रास्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साधनों पर भी लागू होता है। चाहे आप सड़क से जाइए, ट्रेन से जाइए, चाहे आप यूपी से बाहर से आ रहे हो, बिहार से आ रहे हो, भारी जनसैलाब का सामना तो करना ही होगा। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही अमेठी जिले की है, यानी महाकुंभ से करीब 100 किलोमीटर दूर। लेकिन जाम का आलम देखिए, यहाँ सड़क पर गाड़ियों का चक्का जाम नजर आ रहा है। कतार में खड़ी गाड़ियां दूर दूर तक यूं ही नजर आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सड़क पर ही जाम है और ट्रेन से आराम से पहुंच जाएंगे, तो जरा बिहार के मधुबनी की ये तस्वीर देखिए, जहां भारी बवाल के बाद पुलिस और आरपीएफ के जवान टिकट देख कर एंट्री दे रहे हैं। यानी रिजर्व कोच में भी अनरिजर्व एंट्री पर पूर्ण विराम। कुछ ऐसा ही हाल पटना जंक्शन का है। यहाँ के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब महाकुंभ के यात्रियों से हाउसफुल हैं। कहीं भी कदम रखने की जगह नहीं है। ये देखिए, ये लोकमान्य तिलक ये गाड़ी जाती है, यानी ये चिहुकी से होकर के जाएगी। और इस गाड़ी में आप भीड़ देख लीजिए। जो कुंभ जाने वाले लोग हैं वो इस ट्रेन से वो जाना चाहते हैं। और ट्रेन के अंदर की भी जो हालत है, कहीं पाँव रखने की जगह नहीं है। पटना से महाकुंभ जाने वाली भीड़ इतनी है कि डिब्बों में एक के ऊपर एक पैसेंजर चढ़ रहा है, तो कई लोग जगह न मिलने की वजह से मायूस होकर लौट रहे हैं। हाँ, वही कुंभ मेला। कुंभ मेला जगह नहीं है ट्रेन में। ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। यानी आस्था के पथ पर हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब है। हर कोई एक पावन डुबकी के लिए महाकुंभ पहुंचना चाहता है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा फिल्म साइन कर चुकी हैं और एक्टिंग करने मुंबई जा रही हैं। उससे पहले मोनालिसा ने फैंस का आभार जताया और बताया कि कैसे उनका सपना साकार होने जा रहा है। क्योंकि महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचकर रातों रात फेमस हुई मोनालिसा बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। उन्होंने डेब्यू मूवी साइन की है और एक्टिंग करने के लिए मुंबई जा रही है। मोनालिसा अपने परिवार को छोड़कर फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने निकल पड़ी है। हीरोइन बनने की ट्रेनिंग शुरू होते ही उनका लुक भी पूरी तरह बदल गया है। हाल ही में मोनालिसा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिन्हें देखकर उसे पहचानना मुश्किल हो रहा है। नमस्ते, मैं आप सबकी प्यारी मोनालिसा। मैं जा रही हूँ अभी एक्टिंग सीख के। आप सबका आशीर्वाद रहना चाहिए। मोनालिसा पहली बार महाकुंभ में अपनी नीली आंखों और मासूमियत की वजह से सुर्खियों में आई थी। वो माला बेचती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें सीधा बॉलीवुड के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में काम करने का मौका मिला है। मैं मोनालिसा में महाकुंभ मेले में माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई थी। वहाँ महादेव का आशीर्वाद और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मेरा तो रात फेमस बन गई। आप सबकी वजह से मुझे एक फिल्म मिली है। अब मुंबई पहुंचकर मोनालिसा ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और उनका लुक भी काफी निखर गया है। बताया जा रहा है कि इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों के साथ साथ कई बड़े बड़े ब्रांड्स के एडवर्टाइजिंग ऑफर भी मिल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर वैलेंटाइन डे के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। प्रेमी जोड़ों को इन पोस्टर्स के जरिए चेतावनी दी जा रही है और लठ का प्रदर्शन करते हुए बाबू सोना और तोड़ देंगे कोना कोना जैसे शब्द भी लिखे गए हैं। पटना के सड़कों पर लगे इस पोस्टर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन मनाने वालों को बड़ा मैसेज दिया है। पोस्टर में लिखा है, जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। हिंदू भवानी सेना ने पटना भर में पोस्टर लगाकर विरोध जताते हुए धमकी भरे अंदाज में लाठी चलाने की बात कही है। साथ ही पोस्टर में शहीदों को सम्मान देने की बात कही गई है। पटना के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और इस बात को कहा जा रहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ता लठ बजाकर सीधा करेंगे। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पटना में इन दिनों प्रेमी युगल अश्लीलता फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग जो अश्लील फैला रहे हैं, जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं,
ऐसे लोगों के हम लोग खिलाफ है। संस्कृति का हवाला देकर जिस तरह खुलेआम धमकी दी जा रही है, अब सवाल उस पर भी उठने लगे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पोस्टर का संज्ञान नहीं लिया गया है। इन दिनों वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जिसमें प्यार का इजहार करने के लिए प्रेमी अपनी प्रेमिका को खास तोहफा भेंट कर रहे हैं। लेकिन नोएडा से जो तस्वीर सामने आई है वो इसके उलट है। प्रेमिका को गिफ्ट में जो डायमंड की रिंग मिली वो अब गुम हो चुकी है और उसी कीमती रिंग को ढूंढने के लिए अब इश्तेहार दिए जा रहे हैं। नोएडा में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें ढूंढने वालों को इनाम देने की बात भी लिखी गई है। इस अजीबोगरीब इश्तेहार की खूब चर्चा हो रही है, जिसे नोएडा फिल्म सिटी फेज 1 और नोएडा सेक्टर 39 थाना इलाके में लगाया गया है। शहर में जगह जगह पैम्पलेट तो लगाए गए हैं, लेकिन इश्तेहार देने वाले ने अपनी पहचान नहीं बताई। हालांकि पुलिस को भी अंगूठी खोने की शिकायत नहीं मिली, जिसके बाद इसकी चर्चा और होने लगी है। पोस्टर में लिखा गया है, ये हमारे लिए बहुत खास है और इसे वापस पाना भी बहुत जरूरी है। अगर किसी को यह अंगूठी मिले या इससे संबंधित कोई जानकारी हो तो गार्ड साहब को बताएं। अंगूठी लौटाने वाले को इनाम दिया जाएगा। फिलहाल नोएडा पुलिस अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर शहर में जगह जगह पैम्पलेट किसने लगवाए। बरेली, औरैया समेत कई जगहों पर गूगल मैप से जान जा रही है और अब एक ऐसी ही घटना सहारनपुर से भी सामने आई है, जहां एक कार सवार को गूगल मैप का सहारा लेना भारी पड़ गया। अंधेरी रात, सुनसान रास्ता और गूगल मैप का सहारा। लेकिन इस शख्स को पता नहीं था कि इस अंधेरी रात में कुछ लोग इनको ऐसा गच्चा देंगे कि इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरठ का रहने वाला फिरोज अपने दोस्त नौशाद के साथ सहारनपुर के लिए निकला, लेकिन आधी रात को गूगल मैप को फॉलो करते करते वो गेहूं के खेत में पहुंच गया, जिसके बाद उसकी गाड़ी खेत में फंस गई। इस दौरान दोनों ने पास से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवार लोगों से मदद मांगी, तो वो भी उनकी कार लूट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक कार निकालने की कोशिश के दौरान 2 बाइक सवार युवक वहां पहुंचे। फिरोज ने उनसे मदद मांगी। थोड़ी देर बाद 3 और लोग वहां आ गए। वे कार निकालने में मदद करने लगे, लेकिन तभी एक युवक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार लेकर फरार हो गया। जिसके बाद फिरोज ने पुलिस को जानकारी दी और देवबंद थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के जमुई से सिलेंडर ब्लास्ट की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक घर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ और गनीमत रही कि घर से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया इस विस्फोट से पहले। लेकिन हादसे के वक्त की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद भयावह हैं। घर में आग लगी और एक शख्स वीडियो बना रहा है, जो बार बार लोगों को घर से दूर जाने के लिए कह रहा है। बताया गया है कि जमुई के बटिया इलाके में खाना बनाने के दौरान घर में आग लग गई। इस दौरान घर में मौजूद सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया और गैस सिलेंडर में विस्फोट के डर से आसपास के इलाकों को भी खाली करवा दिया गया। हालांकि जिसकी आशंका जताई जा रही थी, कुछ सेकंड बाद वही तस्वीर दिखी।